बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा रिक्वायरमेंट मॉडलिंग पे इनफैक्ट फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि इनफैक्ट जो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग में हम क्या-क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे इसके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से, फिर हम कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। ऑल्दो हमने लास्ट लेक्चर में भी कंपोनेंट्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया और आपको एक बिग पिक्चर दी कि इनफैक्ट ये कंपोनेंट्स होते क्या हैं। आज दोबारा हम इनको एक समराइज्ड वे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एक प्रॉपर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए प्रीवियस फेजेस के साथ। और एक जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हमारे पास है एनालिसिस मॉडलिंग का या रिक्वायरमेंट मॉडलिंग का, दैट इज़ कॉल्ड सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। तो आज हम डिटेल में सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के ऊपर बात करेंगे। लेक्चर में फर्दर मूव करने से पहले हम एक क्विक रिकैप लेते हैं कि इनफैक्ट व्हाट वी हैव डन इन प्रीवियस लेक्चर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिक्वायरमेंट एलेबोरेशन पे बात की कि हम इनफैक्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो तीसरी टास्क है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो तीसरी टास्क है हमारे पास, वो रिक्वायरमेंट एलेबोरेशन होती है, जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स को एलेबोरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टास्क हमने इसे डिटेल में देखा कि इंसेप्शन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, फिर हमने इलिस्ट्रेशन पे काम किया और आज हम बात करेंगे एलेबोरेशन पे। और हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इनफैक्ट रिक्वायरमेंट एलेबोरेशन जो होती है उसमें हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग या एनालिसिस मॉडलिंग की एक्टिविटी ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग एंड एनालिसिस मॉडलिंग वन एंड सेम थिंग, और इनफैक्ट रिक्वायरमेंट एलेबोरेशन में हम जो मेजर काम कर रहे होते हैं वो एनालिसिस मॉडलिंग का काम कर रहे होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक बिग पिक्चर देखी कि इनफैक्ट एनालिसिस मॉडलिंग हमारे पास है क्या, और एनालिसिस मॉडल के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनको हमने देखा, लेकिन डिटेल में हम नहीं गए। उसके बाद हमने जो रेस्ट ऑफ द फेजेस थे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के, इनको थोड़ा डिटेल में देखा कि नेगोशिएशन कैसे परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, और वैलिडेशन। So this is an overview what we have done in previous lecture. तो अभी हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम जिन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा आज का जो एजेंडा पॉइंट है, इसमें हम एनालिसिस मॉडलिंग जो है, या जिसे हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग भी बोलते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स पे थोड़ी सी बात करेंगे। नंबर टू, हम डिस्कस करेंगे कि एनालिसिस मॉडलिंग हम जो परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसकी जो दो अप्रोचेज हैं और हम कौन सी अप्रोच को फॉलो करेंगे। थर्डली, हम जो है एनालिसिस मॉडलिंग के जो कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। ऑल दो हमने इन्हें लास्ट लेक्चर पे भी देखा, लेकिन जस्ट टू कनेक्ट यू विद प्रीवियस लेक्चर हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर हम डिटेल में जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग का, ठीक है, सॉरी, एनालिसिस मॉडलिंग का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। तो हम सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसको डिटेल में देखेंगे, जिसमें हमने बारहा बात की कि नैरेटिव बेस्ड हमारे पास सिनेरियोज होते हैं, वो क्या हैं। और फिर बात को आगे कंटिन्यू करेंगे कि हम प्रीलिमिनरी यूज केसेस को कैसे रिफाइन करते हैं, फॉर्मल यूज केस कैसे लिखते होते हैं, डायग्रामेटिक नोटेशन कैसे होते हैं, और फिर क्या कुछ और ऐसी यूएमएल हमें नोटेशंस प्रोवाइड करती है जिससे हम अपने सिनेरियोज की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स पे बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट मॉडलिंग का इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग है हमारे पास, इसमें इसके साथ लिंक्ड 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं इनफॉर्मली या इनडायरेक्टली पहले भी बताता रहा हूँ। अभी हम इन्हें थोड़ा सा ज़रा स्पेसिफिकली बात, पहले ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं। टू डिस्क्राइब व्हाट द कस्टमर रिक्वायर्स। ठीक है, तो हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि हम जब रिक्वायरमेंट मॉडलिंग कर रहे होते हैं या एनालिसिस मॉडलिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें हमने ये डिस्क्राइब करना होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी हमने जो रिक्वायरमेंट कस्टमर से ड्यूरिंग एनालिसिस हमने फाइंड आउट की हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को हमने डिस्क्राइब करना है। तो हम जो डिस्क्रिप्शन है, जो हमने इलिस्ट्रेशन फेज में रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिन की हैं, उनको हम इनफैक्ट यहाँ पे एनालिसिस मॉडलिंग में करेंगे। The second objective is to establish a basis for creation of software design. तो हमें एक जो इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पता चलता है वो ये है कि जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की बात करते हैं, जो कि इनफैक्ट एनालिसिस मॉडलिंग के बाद अगली एक्टिविटी है, जिसे हम डिज़ाइन मॉडलिंग भी बोल रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें ये बेसिस प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट वट एवर
we will do in analysis modeling, it will act as base for design modeling. और जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है इसका, to define the set of requirements that can be validated once the software is built. कि हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को इस तरह एक फॉर्मल वे में डिफाइन करते हैं कि जब हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हों तो हम आसानी के साथ उन सॉफ्टवेयर उन रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट कर सकें कि ओके हमने ये चीज़ें एनालिसिस मॉडलिंग में की थी और ये चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करनी है, या अभी हमारे सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें हैं ये यहाँ यहाँ एनालिसिस मॉडलिंग में इस स्टेज पे आई हैं। ओके, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट मॉडल है, इनफैक्ट ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज का रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि सिस्टम डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन डिज़ाइन मॉडलिंग के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करता है, दैट इज एनालिसिस मॉडलिंग। इट इज अ ब्रिज रोल कि हमारे पास जो सिस्टम की डिस्क्रिप्शन है, जो हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं या रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं और फिर हम डिज़ाइन स्टेज पे जाना चाहते हैं, तो बिफोर प्रोसीडिंग टू द डिज़ाइन स्टेज उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे एक खास वे में डिफाइन करना, दिस इज बीइंग इन रिक्वायरमेंट मॉडलिंग और एनालिसिस मॉडलिंग फेज। ओके, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की अप्रोचेस के बारे में जानना ज़रूरी है। हमने बहुत दफ़ा बात की कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने की या सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने की। ये अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं, हमने बारहा बात की। इसका डिफरेंसेस के ऊपर भी हमने प्रॉब्ली पहले दूसरे लेक्चर में बात की ताकि आपको पता चल सके कि ये हमारे पास दो डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं। आज हम इनको दोबारा इसलिए देख रहे हैं कि एनालिसिस मॉडलिंग में हम दो टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। एक हमारे पास स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के थ्रू रिक्वायरमेंट को जो है वो मॉडल किया जाता है, और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है। तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में इनफैक्ट हम पहले देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बेसिकली जो फोकस कर रही होती है वो डेटा और प्रोसेसेस पे फोकस कर रही होती है, ठीक है, और वो प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म द डेटा एज सेपरेट एंटिटी। आपको खुद भी आइडिया होगा कि इन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूजुअली डेटा एंड प्रोसेसेस आर नॉट एनकैप्सुलेटेड इन अ सिंगल कंटेनर, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली डेटा होता है, उसके अलावा प्रोसेसेस होते हैं। तो हमने क्या करना होता है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में, वी हैव टू मॉडल द डेटा, वी हैव टू मॉडल द प्रोसेसेस। अब अगर हम डेटा की बात करें तो हमारे पास डेटा पे क्या आता है, डेटा आर मॉडल्ड इन अ वे दैट डिफाइंस देयर एट्रीब्यूट्स एंड ओके। तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में हम फिर क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जी ओके हमारे डेटा ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है जिसके साथ हमने डील करना है। डेटा ऑफ इंटरेस्ट से मुराद जो सिस्टम में एज एन इनपुट आ सकता है, सिस्टम से एज एन आउटपुट जा सकता है, सिस्टम में स्टोर हो सकता है, सिस्टम में प्रोसेस हो सकता है। तो हम बेसिकली जो एनालिसिस मॉडलिंग अगर स्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे होते हैं तो हम इसमें डेटा के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं और उनके रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं। अगर इसकी एक बिग पिक्चर आपको, तो फॉर इंस्टेंस अगर यूं कहूँ कि सी ऑनलाइन में हमारे पास एक डेटा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो स्टूडेंट डेटा ऑब्जेक्ट है एक में है वेरियस एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम उन एट्रीब्यूट्स की बात करें तो हमारे पास स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, जेंडर है, ईमेल एड्रेस है एंड मेनी अदर्स, जिसमें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है ज़ाहिर है, और उसकी कोई एकेडमिक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कोड की अगर हम बात करें तो ठीक है, जो कि इंटरेस्टेड है कि सिस्टम में उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम स्टोर करें। तो हमारे पास सारे कोर्स का कोड होता है, कोर्स का टाइटल होता है, उसके क्रेडिट आवर होते हैं, ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शंस होती हैं। तो इनफैक्ट दीज आर डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम जब स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की बात करते हैं तो हम इनके ऊपर बहुत एक्सप्लिसिटली फोकस कर रहे होते हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स, और इनको डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, जेंडर, etc., all these are attributes for student data object, or similarly course code, course title, credit hours, these are different attributes for the course। और उसके बाद फिर हम इनकी रिलेशनशिप्स भी डिफाइन करते हैं कि इफ वी हैव न्यूमरस डेटा ऑब्जेक्ट्स इन आवर सिस्टम, हाउ दे मे रिलेट विद ईच अदर, क्योंकि आपस में relationship होती है कि लाइक स्टूडेंट है तो उसकी कोर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, बिल्कुल ऐसे ही कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्स करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को इनफैक्ट हम देखेंगे डिटेल में, क्योंकि हम कुछ चीज़ें जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की हैं
वो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे हमारे लिए बहुत यूजफुल होती हैं, स्पेशली डेटा ओरिएंटेड सिस्टम बना रहे होते हैं जिसमें डेटा से हमें डील करना होता है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे इस पॉइंट के अंदर आ रहे हैं, इनको हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे जब हम डेटा मॉडलिंग के ऊपर, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज प्रोसेसेस। प्रोसेसेस क्या हैं? प्रोसेस बेसिकली जो हमारे डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैनिपुलेट करता है, ठीक है। मैनिपुलेट मीन्स उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। यानी यूं ही हमारा सिस्टम के अंदर डेटा आता है तो वो क्या करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता रहता है डेटा को, या डिफरेंट फंक्शंस डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और अल्टीमेटली वो जो डिजायर्ड आउटपुट हमें रिक्वायर्ड होती है वो हमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक। तो यहाँ पे एक हमें पता चलता है कि जब हम प्रोसेसेस को डिफाइन करने की बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में, तो हमारे माइंड में आता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लो ऑफ डेटा। हम फ्लो ऑफ डेटा की बात करते हैं, डेटा ज़ाहिर है सिस्टम में आएगा तो वो डेटा फ्लो करेगा, तो हम यूजुअली इन की जो डेफिनेशन होती है वो दे रहे होते हैं। हमारे पास एक नोटेशन अवेलेबल है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में, दैट इज कॉल्ड डेटा फ्लो डायग्राम, DFD। तो इसको भी हम इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तो हमें यूँ पता चला कि डेटा मॉडलिंग पे भी बात करेंगे, और दूसरे लफ्जों में हम फ्लो ओरिएंटेड जो मॉडल है, जो थ्रू डेटा फ्लो डायग्राम हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। कि इनफैक्ट स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में इस तरह से हो रहा होता है, जिसमें हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, वी हैव टू डिफाइन द डेटा, ठीक है, जिसमें हमें क्या है, यूजुअली वो गो फॉर डेटा मॉडलिंग, और फिर हम क्या करते हैं, वी हैव टू डिफाइन द प्रोसेसेस, और जिसमें हम फ्लो ऑफ डेटा को थ्रू डेटा फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब हम बात करते हैं क्योंकि हमने इस कोर्स में कवर भी करनी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का फोकस क्या है? आप ये कोर्स भी पढ़ रहे होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली क्लासेस डिफाइन कर रहे होते हैं, क्लासेस डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये जो क्लासेस होती हैं ये बेसिकली कंटेनर होती हैं डेटा मेंबर्स का और मेंबर फंक्शंस का, ठीक है, मींस दे आर टुगेदर। और इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो डेटा मेंबर्स के ऊपर क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उनको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो this approach focuses on definition of classes and the manner in which they collaborate with one another to affect the customer requirement। और उसके बाद हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं तो सिस्टम बनाते हैं, तो ये न्यूमरस क्लासेस हमारे पास क्लासेस हो सकते हैं। तो अब ये जो क्लासेस हैं डेफिनेटली ये कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को या कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए दे may collaborate with each other। ये कोलैबोरेशन किसी तरह की भी हो सकती है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकती है, एसोसिएशन हो सकती है, इन चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि वी गो फॉर आइडेंटिफाइंग क्लासेस एंड वी गो फॉर डिफाइनिंग द क्लासेस। हम इनको डिफाइन कर रहे होते हैं। और यूएमएल में अगर हम देखें या यूनिफाइड प्रोसेस की बात करें, तो इसमें हमारे पास जो है मेन फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर ये फोकस होता है। तो हम जो बात करेंगे ऑनवर्ड्स, अगर हम दो टेक्निक्स की बात करते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की दो टेक्निक्स हैं, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। तो हमने जिस अप्रोच को फॉलो करना है, हम डेफिनेटली इस अप्रोच को ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, और इसके भी कुछ जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनको डेफिनेटली मैं एक खास हद तक आपको आइडिया दूंगा, ताकि फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो यू कैन इजीली ग्रैस्प दीज कॉन्सेप्ट्स। ओके, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट मॉडल है, जो हम इस रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की टेक्निक इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये दोनों चीज़ों को बेसिकली कंसिडर कर रहा है, ठीक है। लाइक इसमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को भी दे रहा है, और उसके अलावा ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के भी कॉन्सेप्ट है। दोनों कॉन्सेप्ट्स हमें इस बुक में जो है वो मिलेंगे। लेकिन डेफिनेटली जब कभी भी कोई एक डेवलपर्स की टीम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है, तो वो ज़ाहिर है प्रेफरेबली सिस्टम को एक ही अप्रोच को यूज़ करते हुए वो डेवलप करने की कोशिश करती है, और उसी तरह से फिर उसकी रिप्रेजेंटेशंस हो रही होती हैं। तो each of the element in requirement model, ठीक है, presents the problem from different point of view। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम रिक्वायरमेंट मॉडल की बात करते हैं, चाहे वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज कर रहे हैं, चाहे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कर रहे होते हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो प्रॉब्लम को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम प्रॉब्लम को कंप्रीहेंड कर सकें। ओके,
अब हम एलिमेंट्स को थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट मॉडल के एलिमेंट्स हैं, ऑल्दो के हम लास्ट लेक्चर में भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं एंड यू हैव वेरी गुड आइडिया अबाउट दिस कंपोनेंट्स, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट मॉडल होता है इट मे कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स, या आप यूँ कह लें कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें हम डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू एनालिसिस मॉडल में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सिनेरियो बेस्ड मॉडल। Scenario-based models of requirements from the point of view of the various system actors। यानी scenario based modeling में हम क्या करते हैं, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने यूज केसेस पे काफी डिटेल में बात की थी। तो ये सिनेरियो बेस्ड मॉडल बेसिकली हमारा वही यूजेज सिनेरियो या यूज केसेस की बात हो रही है। द नेक्स्ट इज क्लास ओरिएंटेड मॉडल। क्लास ओरिएंटेड मॉडल क्या है? रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, उसके ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करता है एंड द मैनर इन व्हिच दे कोलैबोरेट और इंटरैक्ट टू गेट टू अचीव अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। तो इसका इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो क्लास ओरिएंटेड मॉडल होगा इसमें वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू डिफाइन द क्लासेस, उसके बाद वी हैव टू डिफाइन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लासेस, वी हैव टू डिफाइन द ऑपरेशंस ऑफ क्लासेस। तो हम जो भी एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड क्लासेस होंगी उन क्लासेस को आइडेंटिफाई करेंगे इंक्लूडिंग इट्स एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशंस और उनको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज फ्लो ओरिएंटेड मॉडल। Flow-oriented model basically represents the functional element of the system and how they transform data as it moves through the system। ठीक है, ये फंक्शंस के ऊपर या प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करता है और बताता है कि अगर डेटा हमारे सिस्टम में इनपुट होता है तो वो कैसे डिफरेंट प्रोसेसेस और फंक्शन से गुजर के हमें उससे आउटपुट मिल रही होती है। तो ये फ्लो ओरिएंटेड मॉडल की अगर मैं आपको बात करूं तो फ्लो ओरिएंटेड मॉडल अगर देखा जाए तो ये प्योरली स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, समझने तो हम यहाँ पे इसे क्यों लिख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को जब हम यूज कर रहे होते हैं तो फ्लो ओरिएंटेड मॉडल समटाइम्स हम डेवलप कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट आवर मॉडल, कि हम अपने मॉडल को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए फ्लो ओरिएंटेड मॉडल को यूज करते हैं। तो फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग कैसे करते होते हैं ये इनफैक्ट इसकी डिटेल के ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन अगर प्योरली बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नहीं आता। अगर आप इसको छोड़ दें एनालिसिस मॉडलिंग में तो फिर भी आपके लिए सफिशिएंट है, बाकी अगर आप एलिमेंट्स को कवर करते हैं। नेक्स्ट इज बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियरल मॉडल पे भी हम थोड़ा सा इनडायरेक्टली बात कर चुके हैं, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जो सॉफ्टवेयर है डिफरेंट सिचुएशंस में, यानी जो इवेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल इवेंट्स में कैसे बिहेव कर रहा होता है, तो उसको हम मॉडल करने की कोशिश करते हैं कि व्हेनेवर एन एक्सटर्नल एंटिटी इंटरैक्ट विद द सिस्टम हाउ द सिस्टम विल बिहेव। तो हम इसको भी मॉडल करते हैं और ये भी पार्ट ऑफ एनालिसिस मॉडल है, ये रिक्वायरमेंट मॉडल है। तो ये चारों चीज़ें प्रोबब्ली हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की जब लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो चीज़ें की जा रही हैं, हम सिनेरियो बेस्ड मॉडल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सिनेरियो बेस्ड मॉडल में यूज केसेस होते हैं, ठीक है, और यूज केसेस डायग्रामेटिक फॉर्म में हो सकते हैं, नैरेटिव फॉर्म में हो सकते हैं, फुली ड्रेस्ड यूज केसेस हो सकते हैं। फिर हम जब क्लास बेस्ड मॉडलिंग में बात करते हैं तो इसमें हमने क्लासेस को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं फ्लो ओरिएंटेड मॉडल में तो ये बेसिकली तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, लेकिन इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन वी मे यूज द फ्लो ओरिएंटेड मॉडल। हम इनको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एनीवे इसके ऊपर हम इतनी डिटेल में बात करेंगे कि आपको आइडिया हो कि फ्यूचर में अगर आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के थ्रू सिस्टम बनाना पड़े तो आपको आइडिया हो। तो यूँ हम कह सकते हैं कि सिनेरियो बेस्ड मॉडल्स में अगर हम यूएमएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास यूज केसेस एक रिप्रेजेंटेशन है। क्लास मॉडलिंग की बात करें तो हमारे पास क्लास डायग्राम आ जाती हैं। फ्लो ओरिएंटेड की बात करें तो हमारे पास जो डेटा फ्लो डायग्राम्स हैं ये इनके थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। और नेक्स्ट कम्स बिहेवियर मॉडल। बिहेवियर मॉडल की जो रिप्रेजेंटेशन है हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि हम यूजुअली जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स होते हैं उनके थ्रू कर रहे होते हैं। तो एक चीज हमने लास्ट में डिस्कस नहीं की थी, दैट इज डेटा मॉडलिंग। अभी हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि इनफैक्ट स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में वी यूज टू डिफाइन द डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड वी यूज टू डिफाइन द प्रोसेसेस, ठीक है। प्रोसेसेस में फ्लो ओरिएंटेड आ गया। तो अब यहाँ पे डेटा मॉडलिंग है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो, डेफिनेटली वी हैव टू डील विद द डेटा। हमें डेटा के साथ डील करना पड़ता है, तो इस डेटा की एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंटेशन या मॉडलिंग करना जरूरी होती है। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट या फिफ्थ कंपोनेंट बनता है या एलिमेंट बनता है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग का, कि हम डेटा को भी
मॉडल करते हैं। तो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो हमारे पास अब वी हैव टू डू द सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग under the umbrella of analysis modeling, the next class oriented modeling, then flow oriented modeling, behavioral modeling और data modeling। तो ये हमने सारी चीजें करनी है वन बाय वन। हम अपकमिंग लेक्चर्स में इन चीजों को देखेंगे कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, क्लास ओरिएंटेड मॉडलिंग, फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग, बिहेवियर मॉडलिंग और डेटा मॉडलिंग। आज के जो हमारा लेक्चर है ये हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है एनालिसिस मॉडल का, इस को कवर करेगा। और ये हमारे पास है अबाउट सिनेरियो बेस्ड मॉडल। सिनेरियो बेस्ड मॉडल के ऊपर हम बात करेंगे। ओके, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं वो डेफिनेटली हमारे पास प्रीवियस स्टेज की जो आउटपुट होती है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए इनपुट बनती है। तो यहाँ मैं जस्ट ये स्पेसिफिक करने का मकसद ये था कि हमने इंसेप्शन और इलिस्ट्रेशन के टास्क परफॉर्म कर लिए हैं। वी हैव ऑलरेडी डन विद इंसेप्शन एंड इलिस्ट्रेशन। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? इंफॉर्मेशन यू विल नीड टू बिगिन राइटिंग अ यूज केस। और इनसे हमें इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हम क्या कर सकते हैं, यूजेज सिनेरियो लिख सकते हैं, यूज केसेस लिख सकते हैं, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने इलिस्ट्रेशन की बात की थी तो इलिस्ट्रेशन में हमारे पास एक टास्क थी जिसमें हम कह रहे थे कि हम सिनेरियोज को डेवलप करते होते हैं, यूज केसेस बनाते होते हैं। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे अगर हम इसे फर्दर एक्सप्रेस करें तो हमारे पास इलिस्ट्रेशन में वी हैव डन द collaborative requirement gathering, we have done the QFT and other requirement engineering mechanisms हमने वहाँ पे उस स्टेज को फॉलो किए इंक्लूडिंग यूज केस डायग्राम। ठीक है, इससे हमें क्या क्या चीजें मिली, यानी हमें क्या आउटपुट मिली एट द एंड ऑफ इंसेप्शन एंड इलिस्ट्रेशन। वी came to know about stakeholders, we have defined the scope of the problem, we have specified the overall operational goals कि सिस्टम का गोल क्या है, we have established the priorities जो हमने QFD से क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट से priorities define की। उसके बाद हमने फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको आउटलाइन कर लिया कि ओके क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वो जो लिस्ट ऑफ सर्विसेज हमने बनाई थी। और इसी तरह से वी हैव आल्सो डेवलप्ड द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और इसके साथ साथ लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस भी। ओके, टू बिगिन डेवलपिंग अ सेट ऑफ यूज केसेस, क्या हम अब यूज केसेस डेवलप करने जा रहे हैं तो इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हेल्प करेंगी? लिस्ट द फंक्शंस और एक्टिविटीज परफॉर्म बाय स्पेसिफिक एक्टर्स। तो हमने क्या करना है अब इस केस में, हमारे पास जो एक सिस्टम के डिफरेंट एक्टर्स हैं, सिस्टम के डिफरेंट एक्टर्स। अब एक्टर्स क्या हैं, हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि एक्टर क्या होता है, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम एंड इंटरेक्ट विद द सिस्टम। ठीक है, इधर टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द सिस्टम और टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑल दीज आर एक्टर्स। अब एक्टर्स सिस्टम के साथ क्यों इंटरेक्ट करेंगे? डेफिनेटली टू परफॉर्म सम एक्टिविटी, टू परफॉर्म सम फंक्शंस। तो हमने क्या करना है, उन तमाम एक्टिविटीज और उन तमाम फंक्शंस को अगर हम एनलिस्ट करेंगे तो हम कैपेबल होंगे कि जी हम क्या कर सकेंगे, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग परफॉर्म कर सकेंगे। अब बेटा यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा कि हम सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग या टू सम हाउ यूज केसेस या सिनेरियोज को तो ऑलरेडी इलिस्ट्रेशन में भी डेवलप कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्यों डेवलप कर रहे हैं इनको? तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज स्पेसिफाई करता जाओ कि इलिस्ट्रेशन में हम यूजुअली प्रिलिमिनरी यूज केसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं और डेवलप कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको एलेबोरेट करते हैं। ठीक है, इनको एलेबोरेट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट एनालिसिस मॉडलिंग इज एलेबोरेशन, तो हम यहाँ इनको एलेबोरेट करते हैं और इनको फर्दर इम्प्रूव करके डिफाइन कर रहे होते हैं सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में, जो कि एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर आ रहा है। हमारे पास जब हम सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली इन सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ जब तक नहीं समझेंगे तो हमें इसकी क्लैरिटी नहीं होगी। हमारे पास जो एक एग्जांपल सेफ होम प्रोडक्ट की चल रही थी, आपको याद हो, जो हमने इस पे एक प्रोडक्ट रिक्वेस्ट की बात की थी। इंसेप्शन फेज के एंड पे हम एक प्रोडक्ट रिक्वेस्ट बना लेते हैं जिसमें ये कहा गया था कि मार्केट में जो सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड है और हम अभी क्या कर रहे हैं, इनिशियल लेवल पे एक
उसका सर्विलेंस का मॉड्यूल बनाना चाह रहे हैं। आपको ये तमाम चीज़ें याद होंगी जो हमने प्रोडक्ट रिक्वेस्ट के अंदर बात की थी। अब उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे लेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को, ताकि आप ये कॉन्सेप्ट्स को सीख सकें कि इनफैक्ट ये सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग हम कैसे कर रहे होते हैं। ऑल्दो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब इलिस्ट्रेशन आपको बता रहा था, तो इलिस्ट्रेशन में मैंने काफ़ी डिटेल में बात की कि हम यूजेज सिनेरियो कैसे बनाते हैं, लेकिन अब इस एनालिसिस मॉडलिंग में हम टास्क को फॉर्मली कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर एग्जाम्पल आप देखें, द सेफ होम सर्विलेंस ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है, दैट आर परफॉर्म बाय द होम ओनर। ठीक है, एक होम ओनर है दैट इज एन एक्टर, ठीक है, तो वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है या बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं ये होम ओनर जो है, ठीक है, ये होम ओनर इंटरेक्ट कर सकता है सिस्टम के साथ, ठीक। तो वो हमारे पास कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं, तो होम ओनर में सेलेक्ट, ठीक है, कैमरा टू व्यू, ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट थंबनेल्स फ्रॉम द कैमरा, उसके बाद मे कंट्रोल लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट एंड जूम फॉर स्पेसिफिक कैमरा, सिलेक्टिवली रिकॉर्ड कैमरा आउटपुट, रीप्ले कैमरा आउटपुट, या फिर एक्सेस कैमरा सर्विलेंस वाया इंटरनेट। ये इसमें तमाम चीज़ें जो है वो हो सकता है वो एट होम कर रहा हो, ये तमाम चीज़ें एट होम कर रहा हो, और इन चीज़ों को वो जो है वो इंटरनेट के थ्रू भी एक्सेस करना चाहता है फॉर इंस्टेंस। तो ऑल दीज आर बेसिकली फंक्शनैलिटीज, ठीक है, जो कि हमने आइडेंटिफाई की हैं यहाँ पे होम ओनर के केस में, कि होम ओनर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हुए वहाँ पर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है। तो ये फंक्शनैलिटीज बताने का मकसद ये था कि आप यूं इज्यूम करें कि ये सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए, ये सिस्टम डेवलप करते हुए, इंसेप्शन और इलिस्ट्रेशन फेज में हमने जो फंक्शनैलिटीज आइडेंटिफाई की हैं, ये इन केस ऑफ होम ओनर वो ये फंक्शनैलिटीज है कि हमारे पास होम ओनर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर कैमरा को सिलेक्ट कर सकता है, लाइक वो किस रूम में है, किस ड्राइंग रूम में है, ठीक है, वहाँ देखने के लिए, या कॉरिडोर में है, या रूफ के ऊपर है, या स्ट्रीट में है। इसी तरह से बहुत सारे कैमरास के वो थंबनेल्स को रिक्वेस्ट कर सकता है, उसके बाद वो कैमरा को लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, जूम कर सकता है, उसके बाद वो रिकॉर्ड कर सकता है किसी एक सिलेक्टेड कैमरा से आउटपुट, और उसके बाद उसको रिप्ले कर सकता है, या फिर इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकता है, होम की सर्विस कर सकता है। तो ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट फंक्शनैलिटीज बीइंग परफॉर्म्ड बाय, या हम वी एज्यूम के, या जो हमने रिक्वायरमेंट गैदर की इंसेप्शन रजिस्ट्रेशन पे, वहाँ वी केम टू नो दैट कि ये वो तमाम फंक्शनैलिटीज हैं जो कि एक होम ओनर को रिक्वायर्ड है इन सिस्टम से, ठीक है, या सिस्टम के साथ वो इंटरेक्ट करेगा तो ये फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम है, ये क्या करती है, ये यूज केसेस डेवलप करती है, कहाँ से, जो कि ये फंक्शनैलिटीज नोट करती है, जो फंक्शनैलिटीज नोट कर ली गई ना, ठीक है। अब ये जो फंक्शनैलिटीज हैं लाइक कैमरा सर्विलेंस थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू कैमरा, तो दिस इज काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी हमारे पास आ गई। तो इनके लिए क्या करेंगे, फिर यूज केसेस डेवलप करेंगे। यूज केसेस हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं, ये हमारे पास एक इनफॉर्मल नैरेटिव भी हो सकता है, जिसकी अभी तक हमने नैरेटिव बेस पे बात नहीं की। एक प्लेन टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि एक यूजर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसकी इंटरेक्शन कैसे होगी, ठीक है। ओके, इसके बाद हम इन्हीं यूज केसेस को फॉर्मली भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही एक फॉर्मल वे में या एक स्ट्रक्चर्ड वे में इनको डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी हमने एक रिप्रेजेंटेशन जो फुली ड्रेस यूज केसेस में देखी भी। आज हम इसे फर्दर देखेंगे कि हम एलैबोरेटेड यूज केसेस को कैसे फॉर्मली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक जिन पे हमने बात की कि इंसेप्शन और इलिस्ट्रेशन से हमें सिस्टम की फंक्शनैलिटीज पता चल जाती हैं, यहाँ पे अब हम सेफ होम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो सेफ होम प्रोडक्ट की जो फंक्शनैलिटीज थी हमने प्रीवियस स्लाइड्स पे देखी कि वी हैव लिस्ट ऑफ फंक्शनैलिटीज। अब यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे एक फंक्शन उसका पिक करते हैं, दैट इज एक्सेस कैमरा सर्विलेंस वाया इंटरनेट, ठीक है, और उसमें क्या करना है, डिस्प्ले कैमरा व्यू। यानी आप ये ज्यूम करें, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि एक पर्सन है जिसने ये प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है, वो इंस्टॉल्ड है, और वो कहीं से भी रिमोटली अपने स्मार्टफोन के ऊपर,
ठीक है, एक ऐप के थ्रू वो अपने घर को मॉनिटर कर सकता है और कैमरा को व्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन का ये जो इंटरेक्शन की एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, ठीक है, ये एक फंक्शनैलिटी है, इसका जो नैरेटिव होगा, ये नैरेटिव कैसा होगा? ठीक है, यानी यूज केसेस की हमने डिफरेंट फॉर्म्स पे बात की थी ना, हमारे पास वी मे हैव नैरेटिव, वी मे हैव आउटलाइन बेस्ड, हम कह सकते हैं डायग्रामेटिक हमारे पास है, फुली ड्रेस्ड है। तो नैरेटिव के ऊपर या आउटलाइन के ऊपर हमने बात नहीं की, तो आज हम वो नैरेटिव वाला फ्लेवर भी देखेंगे, हमारे पास यूज केसेस क्या क्या होता है, आउटलाइन वाला भी देखेंगे। ठीक है, और डायग्रामेटिक और फुली ड्रेस्ड के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वही आपको एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के यूज केस नजर आ रहा है, एक्सेस कैमरा सर्वेलेंस वाया इंटरनेट डिस्प्ले कैमरा व्यू, और ये जस्ट उसकी एक एब्रीविएशन लिख दी हुई है, एक्सेस कैमरा सर्वेलेंस, ठीक है, और डिस्प्ले कैमरा व्यू, ACS DCV। और ये किस एक्टर के लिए है? दिस इज फॉर होम ओनर। अब होम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो कैसे होगा, तो ये आपके पास एक नैरेटिव लिखा हुआ है प्लेन टेक्स्ट में। तो मैं ये नैरेटिव आपके लिए रीड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। इसमें है कि आई एम एट remote location and I can use my PC with appropriate browser। ओके, मैं जो आपको कह रहा था कि मोबाइल के ऊपर ऐप है, तो ऐसा नहीं है, डेफिनेटली इसमें ये स्पेसिफाई कर रही है कि पीसी है, उसके ऊपर एक ब्राउजर है। ठीक है, कोई भी ब्राउजर हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो इससे वो क्या कहता है कि मैं सॉफ्टवेयर टू लॉग इन टू द सेफ होम प्रोडक्ट, वो ब्राउजर सॉफ्टवेयर के थ्रू सेफ होम प्रोडक्ट में लॉग इन करेगा। आई एंटर माई ID and two level of password, and once I am validated I have access to all functionalities, ठीक है, installed in safe on system। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कहता है कि जी मैं यहाँ पे आईडी दूंगा, टू लेवल पासवर्ड होगा, ठीक है, और उसके थ्रू मुझे होम स्क्रीन पे ले जाया जाएगा जहाँ पे मेरे पास सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम की तमाम फंक्शनलिटीज अवेलेबल होंगी। टू एक्सेस अ स्पेसिफिक कैमरा व्यू आई सेलेक्ट सर्वेलेंस फ्रॉम मेजर फंक्शन बटन डिस्प्लेड। ओके, जो लिस्ट ऑफ बटन आ रही है उसमें एक सर्वेलेंस का बटन होगा, वो उसको क्लिक करेगा तो क्या कर सकता है, वो एक स्पेसिफिक कैमरा को के व्यू को देख सकता है। I then select pick camera and the floor plan of house is displayed। ठीक है, कैमरा को सेलेक्ट करेगा तो एक घर का जो पूरा हाउस प्लान है वो उसके सामने शो हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस हाउस प्लान कुछ इस तरह का हो सकता है कि ये अगर डिफरेंट बेडरूम्स हैं, ये ड्राइंग रूम है, ठीक है, ये कॉरिडोर 1 है, ये कॉरिडोर 2 है, फॉर इंस्टेंस मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट फ्लोर प्लान, और यहाँ पे आपके यहाँ यहाँ इन पॉइंट्स के ऊपर कैमराज इंस्टॉल्ड है। आई देन सेलेक्ट द कैमरा दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। फिर जाहिर है फ्लोर प्लान में से जिस कैमरा में वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। ऑल्टरनेटिवली एक और ऑप्शन क्या हो सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्टरनेटिव ये कह रहा है कि मैं कैमरा को सिलेक्ट नहीं करता, वो कहता है आई कैन लुक एट द थंबनेल स्नैपशॉट फ्रॉम all cameras simultaneously by selecting all cameras as my viewing choice। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि instead of selecting a particular camera in order to view uh, the streaming from that particular camera, वो क्या करेगा, वो ये कहता है कि मैं थंबनेल्स देख लूंगा, यहाँ इसका एक थंबनेल होगा, इसका थंबनेल होगा, यहाँ थंबनेल होगा, तमाम थंबनेल्स के ऊपर जो स्ट्रीमिंग आ रही है वो से नजर आ रही है। Once I choose a camera, I select view and 1 frame per second view appear in viewing window that is identified by camera ID। कहते हैं जब मैं कोई पर्टिकुलर कैमरा सेलेक्ट कर लेता हूँ तो फिर उस केस में क्या होता है कि 1 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से मुझे व्यूइंग विंडो के अंदर जो है उस कैमरा से स्ट्रीमिंग आ रही है। इफ आई वांट टू स्विच कैमरा, अगर वो एक कैमरा से दूसरे पे जाना चाहता है, लाइक अभी प्रेजेंटली इसको देख रहा था, किसी और कैमरा को देखना चाहता है, तो कहता है कि आई सेलेक्ट पिक अ कैमरा, आई सेलेक्ट पिक अ कैमरा। वो पिक अ कैमरा एक वहां पे ऑपरेशन होगा या फंक्शन होगा या बटन अवेलेबल होगा, एंड द ओरिजिनल व्यूइंग विंडो disappears। व्यूइंग विंडो जहां से वो स्ट्रीमिंग आ रही है वो डिसअपियर हो जाएगी। द फ्लोर प्लान ऑफ द हाउस इज डिस्प्लेड, फिर फ्लोर प्लान आना शुरू हो जाएगा। आई देन सेलेक्ट द कैमरा, ठीक है, दैट आई एम इंटरेस्टेड इन, फिर वो वहां से कोई दूसरा कैमरा सेलेक्ट कर सकता है और अ न्यू व्यूइंग विंडोज अपीयर। तो dear student, this is all about the usage scenario or use case in a narrative form। ये नैरेटिव फॉर्म में है। अब देखें, दिस इज फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट यूजर वांट्स, और हमने ये शुरू में बात की थी कि ये नैरेटिव बेस्ड कौन लिखता है,
इनफैक्ट ये हमारे जो एंड यूजर्स होते हैं वो लिख रहे होते हैं, या एंड यूजर्स इन एसोसिएशन और इन कोऑर्डिनेशन विद द टीम ऑफ एनालिस्ट, इन चीज़ों को डिफाइन किया जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक नैरेटिव फॉर्म में हमारे पास एक सिनेरियो है, एक यूज केस हमें अवेलेबल है। तो अब इसकी जो स्टेप्स हैं ये आपने माइंड में रखने हैं कि एक होम ओनर वेब ब्राउजर के थ्रू क्या करता है, एक्सेस करता है सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम का आईडी पासवर्ड 2 लेवल वो देता है, फिर उसे जो मेजर फंक्शंस हैं बटन्स हैं वो नजर आते हैं, उनमें से वो सर्विलेंस को प्रेस करता है, ठीक है। और सर्विलेंस के बाद वो क्या कर सकता है, कैमरा को पिक कर सकता है, ठीक है। और किसी स्पेसिफिक विंडो से वो स्ट्रीमिंग देख सकता है, या ऑल्टरनेटिवली वो तमाम कैमरा से थंबनेल ले सकता है, उसे फ्लोर प्लान नजर आ सकता है, ठीक है। या एक कैमरा व्यू को चेंज करके दूसरे कैमरा व्यू पे जाना चाहता है। तो ऑल दीज फीचर्स जो कि बताए जा रहे हैं यहाँ पे, ये फंक्शनैलिटीज के बाद की जा रही है, ये फंक्शनैलिटीज उसे अवेलेबल होनी चाहिए, या ये रिक्वायरमेंट से पता चली है। अब इसी जो नैरेटिव बेस्ड यूज केस था, इसकी हम एक और वेरिएशन को यहाँ पे देखते हैं, और ये वेरिएशन हमारे पास क्या है, ठीक है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ यूजर एक्शन, ठीक है। जो हम कह रहे थे ना आउटलाइन बेस्ड, कि हम उन्हीं चीज़ों को वो जो हमने एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी हुई थी, हम यहाँ पे जो यूजर सीक्वेंस ऑफ एक्शन है और जो सिस्टम की डिस्प्लेज हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, एक सीक्वेंस में लिख देते हैं। तो अगर इन चीज़ों को मैं रीड आउट करूँ तो प्रोबली यहाँ पे आपके लिए कोई भी नई चीज़ नहीं होगी, वही जो मैंने नैरेटिव बेस्ड यूज केस पे बात की थी। Homeowners log into the safe home product. The homeowner enters his or password. The homeowner entered two passwords. ठीक है। The system displays all major functions. The homeowner selects the surveillance. ठीक है, ये देखें वो सारी वही बातें हो रही हैं। The homeowner selects pick camera. The system displays the floor plan of the house. ठीक है, अब ये सिस्टम का रिस्पॉन्स यहाँ पे। फिर the homeowner select a camera icon from the floor plan. वो एक कैमरा आइकन को सेलेक्ट करता है। The homeowner select the view button. कैमरा को सेलेक्ट करने के बाद व्यू पे जाता है, तो फिर जाहिर है अब सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम डिस्प्ले द व्यूइंग विंडो दैट इज आइडेंटिफाइड बाय कैमरा आईडी, वो जो भी कैमरा प्रेस करेगा आईडी से वहां से स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी। और द सिस्टम डिस्प्लेज वीडियो आउटपुट विद इन व्यूइंग विंडो एट 1 फ्रेम पर सेकंड। तो ये अगर आप गौर करें तो जो हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर नैरेटिव फॉर्म में एक सिनेरियो को डिस्क्राइब किया था बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो हमने रिक्वायरमेंट गैदर की इंसेप्शन और इलिस्ट्रेशन में, उसी का ही एक वेरिएंट है जिसको हमने एक आउटलाइन या सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ एक्शंस, ठीक है, एक्शन ऑफ यूजर्स, उसके हमने उस फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर मैं इसे प्रीवियस एक दो लेक्चर्स के साथ कनेक्ट करूं तो इलिस्ट्रेशन में जो हमने कहा था ना कि हमारे पास जो यूज केसेस हैं, ये यूजेज सिनेरियो हैं, दे मे हैव डिफरेंट फॉर्म्स। तो उसमें से हमने डायग्रामेटिक फॉर्म के ऊपर बात की थी, फुली ड्रेस यूज केसेस पे बात की थी, लेकिन नैरेटिव और आउटलाइन बेस को हमने छोड़ दिया था। तो बेटा यहाँ पे यू कैन सी कि ये आपके पास लास्ट स्लाइड में नैरेटिव बेस्ड यूजेज सिनेरियो था, और यहाँ पे आपको ये आउटलाइन बेस्ड यूजेज सिनेरियो दिया जा रहा है। ओके, आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरह के जो हमारे पास यूज केसेस होते हैं, ठीक है, जिनमें ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर बात नहीं की जाती, ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर बात नहीं की जाती, तो इस तरह के तमाम यूज केसेस होते हैं। ये जो यूज केसेस होते हैं, दीज यूज केसेस आर यूजुअली कॉल्ड प्रीलिमिनरी और प्राइमरी यूज केसेस और प्राइमरी सिनेरियोज। जो हमने कहा था ना कि हमने इलिस्ट्रेशन में हम प्रीलिमिनरी यूज केसेस डेवलप कर रहे होते हैं बेसिक लेवल के, उनमें ऑल्टरनेटिव्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो इनफैक्ट जो हम यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग करने जा रहे हैं, इसमें हम और बहुत सारे जो काम सिनेरियोज के हवाले से कर रहे होते हैं, उसमें हमारा जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, वो हमने रिफाइन करना होता है प्रीलिमिनरी यूज केसेस को। हमने प्रीलिमिनरी यूज केसेस को क्या करना होता है, हमने रिफाइन करना होता है यहाँ पे, ठीक है। रिफाइन कैसे करेंगे हम इसको, हम जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन देंगे। ऑल्टरनेटिव्स की क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे। ओके, तो अभी अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हम यहाँ पे प्रीलिमिनरी यूज केसेस को क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, तो रिफाइन करने से हमारी जो एक मेजर इंटेंशन है वो ये है कि वी यूज टू स्टडी ऑल द यूज केसेस वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड, और हम उनके डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उनको देखेंगे, और फिर हम उन स्टेप्स में जो
ऑल्टरनेटिव इंटरैक्शंस हो सकती हैं, हम उनको डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे जब हम रिफाइनिंग प्रीलिमिनरी यूज केसेस की बात करते हैं। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ओके हमने जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के अंदर हमने ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर बात करनी है, तो डेफिनेटली इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दोज ऑल्टरनेटिव्स हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ अ पर्टिकुलर यूज केस, हमें उसे स्टडी करना पड़ेगा। ओके, चलें देखते हैं कि आगे फिर हम इस काम को कैसे प्रोसीड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, हर एक जब स्टेप को देखते हैं तो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए हम ये जो तमाम स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को, जो कि हमने एक आउटलाइन बेस्ड यूजेज सिनेरियो में जो स्टेप्स की बात की, इनको हम इन क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन की बात करते हैं। नंबर वन, अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस के ऊपर अगर देखें तो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, जब मैंने आपको बात की थी कि हम क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आते हैं तो एक यूजर हो सकता है ऑल्टरनेटिवली कोई और ऑपरेशन कर रहा हो, लेकिन हमने सिर्फ एक ही को एड्रेस किया हो यूज केस में, कोई एरर्स आ सकते हैं, कोई एक्सटर्नल इवेंट्स ऐसे अकर हो सकते हैं। तो number one, can the actor take some other action at this point? ऑल्टरनेटिव की यहाँ पे बात की जा रही है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप इस स्टेज के ऊपर हैं तो एक तो अंडरस्टूड है कि यूजर ये काम कर रहा है, क्या ऑल्टरनेटिवली वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मींस ये जो हम क्वेश्चन नंबर वन है, वी यूज टू कंसिडर दिस क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी स्टेप, और हर स्टेप में देखते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑल्टरनेट पाथ यूजर के लिए बन सकता है, वो ऑल्टरनेट एक्शन परफॉर्म कर सकता है या कोई अदर एक्शन परफॉर्म कर सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो एक तो इस चीज़ को देखा जाता है, तो ये हमें डेफिनेटली गाइड करता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम फिर क्या करते होते हैं, उस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं। वो जो ऑल्टरनेट, तो वो हमारे पास क्या बनता है, एक सेकेंडरी यूजेज सिनेरियो बन जाता है जो ऑल्टरनेट डिस्कशन होती है, फिर डेफिनेटली हम उसको डिफाइन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू, इज इट पॉसिबल दैट एक्टर विल एनकाउंटर सम एरर कंडीशन एट दिस पॉइंट? क्या ये मुमकिन है कि कोई हो सकता है कोई ऐसा एरर आ जाए, ठीक है, और एरर की वजह से यूजर का वो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इंटरेक्शन का जो सीक्वेंस है वो हो सकता है ऑल्टर हो जाए उस पर्टिकुलर एरर की वजह से। तो एक ये देखना है कि ओके क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे किसी एरर की, जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर थ्री, इज इट पॉसिबल after will encounter some other behavior? Other behavior means हमारे पास कोई भी बिहेवियर जो कि इस रेगुलर इंटरेक्शन के स्टेप को सुपरसीड कर जाए, कोई भी एक्सटर्नल बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या करे, इस स्टेप को सुपरसीड करके, ये बिल्कुल वैसे ही है कि फॉर इंस्टेंस एक यूजर डिस्प्ले देख रहा है या व्यू कर रहा है कैमरा को, ठीक है, और एकदम कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो इमरजेंसी कंडीशन में जो नॉर्मल डिस्प्ले है वो अब खत्म हो जाएगा और सिस्टम जो है वो होम ओनर को इंटीमेट करना शुरू कर देगी देयर इज समथिंग रॉन्ग एट योर होम, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये एक एक्सटर्नल इवेंट था जिसकी प्रायोरिटी हाई थी, उसने सुपरसीड कर दिया इस पर्टिकुलर एक्शन को। तो यहाँ पे के दिस इज अबाउट अदर बिहेवियर्स दैट मे हैपन, ठीक है, एंड मे कॉज द अल्टरेशन ऑफ सीक्वेंस गिवन इन अ पर्टिकुलर यूज केस, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं हमारे पास एट एनी पॉइंट। हमारे पास क्या दूसरा कोई एक्शन हो सकता है, क्या किसी एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर कोई एरर कंडीशन आ सकती है, या कोई और एक्सटर्नल बिहेवियर हो सकता है या नहीं हो सकता, किसी एक एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वही स्टेप्स हैं जो हमने नैरेटिव से उठाए हैं, ठीक है, जो हमने नैरेटिव से उठाए हैं, जिस पे हमने बात की है, स्टार्टिंग फ्रॉम द होम ओनर लॉग इन टू द सेफ होम प्रोडक्ट और ending till the safe home display video output within the system displays video output within the viewing window। अब हम क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं, can the actor take some other action at this point? तो कीपिंग इन व्यू दिस एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है हमारे पास, ये जो मैंने ऊपर स्पेसिफाई की हुई है, इस एग्जांपल को सामने रखते हुए हम कहते हैं कि क्या वो ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकती है। तो व्हाट एनालिस्ट हैव आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एनालिसिस, ये कहते हैं कि yes, कैसे ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन आ सकती है कि यूजर जो है इस पॉइंट पे कोई और एक्शन, फ्री फ्लोइंग द
user may choose to view thumbnail snapshot of the camera simultaneously. इस पे गौर करें। वो ये कहता है कि यस दिस इज पॉसिबल, यूजर मे टेक सम अदर एक्शन। वो कहते हैं अच्छा अदर एक्शन क्या ले सकता है यूजर? वो कहते हैं कि यूजर ये एक्शन ले सकता है कि यहाँ पे जब हमने बात की थी, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से टू एक्सेस स्पेसिफिक कैमरा व्यू आई सेलेक्ट सर्वेलेंस फ्रॉम द मेजर फंक्शन बटन डिस्प्लेड आई देन सेलेक्ट पिका कैमरा। पिका कैमरा क्या बना रहा है? ये वही चीज है ना, पिका कैमरा। एंड फ्लोर प्लान ऑफ द हाउस इज डिस्प्लेड, ठीक है, तो हाउस का जो फ्लोर प्लान है वो क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। आई देन सेलेक्ट द कैमरा दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। ओके, मैं जो भी उसमें से एक कैमरा वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर कैमरा सिलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिवली व्हाट एल्स आई कैन डू, मतलब कोई एक स्पेसिफिक कैमरा सेलेक्ट करने के बाद वो कहते हैं करने के अलावा वो क्या कर सकता है? आई कैन लुक अ थंबनेल snapshot from all camera simultaneously, ठीक है, by selecting all camera as viewing chat। एक ऑप्शन ऑल्टरनेटिव यहाँ पे ये भी अवेलेबल है कि इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर कैमरा द यूजर में सेलेक्ट अ ऑल कैमरा बटन, और उसमें उसे क्या आ जाएगा? थंबनेल्स नजर आने शुरू हो जाएंगे तमाम जो कैमराज इंस्टॉल्ड हैं सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम के साथ, ठीक है। तो अब ये क्या है? दिस इज एन ऑल्टरनेटिव, कि यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ऑल्टरनेट अवेलेबल है। ऑल्टरनेट अवेलेबल है लाइक पिक अ कैमरा के साथ साथ एक ऑप्शन ऑल कैमरास, ठीक है, जिसमें एक पर्टिकुलर कैमरा की बजाय क्या होगा? उसे तमाम कैमरास के थंबनेल से वो वीडियो स्ट्रीम शुरू होने जाएगी। तो ये जो हमारे पास पिक ऑल कैमरा, ये हमारे पास जो सिचुएशन बनती है, ये व्यू थंबनेल स्नैपशॉट्स कोई भी कह लें, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन आती है, ये एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पे हमें मिल रहा है, जो कि हमारी नॉर्मल सीक्वेंस या ऑर्डर को क्या कर रहा होता है, इसमें वेरिएशन लेके आ रहा होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल से प्रॉब्लम आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इन केस ऑफ ईच एंड एवरी हम पहले क्वेश्चन को देखा एग्जांपल के साथ। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल दैट एक्टर विल एनकाउंटर सम एरर कंडीशन एट दिस पॉइंट? ये क्या कोई एरर आ सकता है यहाँ पे? तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इस टेक्स्ट को जरा रीड करें। एनी नंबर ऑफ एरर्स कंडीशंस कैन अकर एज कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का ऑपरेट। ज़ाहिर है उसमें एरर्स की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे स्पेसिफिक होके क्या करें? इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी मे कंसिडर only error condition that are likely are as direct result of the action described in step 6 and 7। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सिर्फ सारे पॉइंट्स पे हो सकती है पॉसिबिलिटी, लेकिन 6 और 7 को एग्जांपल के तौर पे ले रहा है। और क्या है? कहते हैं कि 6 और 7 के ऊपर एरर आ सकते हैं। द आंसर टू द क्वेश्चन इज यस, ठीक है। हमारे पास एरर क्या है? कहते हैं कि फ्लोर प्लान with camera icons may have never been configured, hence selecting pick a camera result in an error condition। नो फ्लोर प्लान कॉन्फ़िगर्ड फॉर द हाउस। ये भी तो मुमकिन है कि एक यूजर इस ऑप्शन पे जाता है, जब सर्विलेंस का बटन सेलेक्ट करता है, सर्विलेंस के बटन के बाद उसके पास एक हाउस वो एक पर्टिकुलर कैमरा को पिक करता है तो फ्लोर प्लान आ जाता है, ठीक है। तो अब वहां पे अगर तो वो पूरे फ्लोर प्लान की कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं हुई, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ही सिस्टम के साथ नहीं हुई कि ओके ये कैमरा आईडी है, ये यहाँ पे इंस्टॉल है, यहाँ पे इंस्टॉल है, मींस सिस्टम नेवर कॉन्फ़िगर्ड जब इससे ये यूज किया हो। ऐसा मुमकिन है ना कि एक यूजर फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है और उसे आइडिया नहीं था, वो अगले स्टेप्स में चला गया और उसने कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं की हुई, या फॉर एनी रीजंस वो कॉन्फ़िगरेशन किसी वजह से डिस्टर्ब हो गई और अभी दोबारा रिकॉन्फ़िगर करने की जरूरत है। तो देयर इज एन एरर कंडीशन कि अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई तो डेफिनेटली ही और शी या होम ओनर इज मे नॉट एबल टू टेक अ व्यू फ्रॉम अ पर्टिकुलर कैमरा। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव या सेकेंडरी सिनेरियो की एक कंडीशन बन जाती है हमारे पास, कि यहाँ पे ये ऑल्टरेशन आ सकती है ड्यू टू एरर, उसका जो रेगुलर सीक्वेंस है वो ऑल्टर हो सकता है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, कि क्या हमारे पास कोई और बिहेवियर इसे अल्टर कर सकता है, यानी यूजर को इस पॉइंट के ऊपर, इज इट पॉसिबल दैट एक्टर विल एनकाउंटर सम अदर बिहेवियर एट दिस पॉइंट? तो इस केस में भी वो एग्जांपल के साथ कहता है कि हम इसी इन्हीं स्टेप्स को लेते हैं, स्टेप 6 और 7 को, और यस इट्स पॉसिबल यहाँ पे और बिहेवियर आ सकता है। कहते हैं क्या? द सिस्टम में एनकाउंटर एन अलार्म कंडीशन, कि कोई इमरजेंसी, कोई इंट्रूडर आ गया है, या कोई कोई भी किसी वजह से किसी
सेंसर से या कैमरा से रीडिंग आई है जो इमरजेंसी सिचुएशन की बता रही है, दिस वुड रिजल्ट इन द सिस्टम डिस्प्लेइंग अ स्पेशल अलार्म नोटिफिकेशन। वो अलार्म नोटिफिकेशन के बारे में बताना शुरू कर देगा। एंड प्रोवाइडिंग द एक्टर विद अ नंबर ऑफ ऑप्शंस रेलेवेंट टू द नेचर ऑफ अलार्म। डिफरेंट क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो ऑप्शन उसे बताना शुरू कर देगा। ठीक है, बिकॉज दिस ओनली सिनेरियो कैन अकर एट एनी टाइम फॉर ऑल इंटरेक्शन। तो अगर देखें तो हमारी 1 to 11 जितनी इंटरेक्शन है, ये वाली सिचुएशन तो कहीं भी अकर हो सकती है। यहाँ पे तो हमने एक्सप्लिसिटली पॉइंट 6 और 7 के पॉइंट ऑफ से बात की। तो बेटा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली थी वो ये था कि हम प्रिलिमिनरी यूज केसेस को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। रिफाइनमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं, हम यूजुअली जो उसका फ्लो ऑफ सीक्वेंस होता है उसमें देखते हैं कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। अगर ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास उसमें हो सकते हैं तो हम 3 क्वेश्चंस माइंड में रखते हुए देखते हैं हर एक स्टेप्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि क्या यूज़र यहाँ पे एक्सप्लिसिटली या खुद से कोई और अल्टरनेट पाथ ले सकता है। दूसरा, कोई एरर कंडीशन की वजह से वो पाथ अल्टर हो सकता है। और तीसरा ये है कि किसी भी दूसरे बिहेवियर जो कि सुपरसीड करने वाला हो, ये पाथ अल्टर हो सकता है या नहीं। तो इस तरह से हमें ये एक क्लैरिटी आ गई कि ओके हम रिफाइनमेंट की तरफ कैसे जा रहे होते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे जितनी भी सिचुएशंस डिस्क्राइब की हैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर, इन्हें हम क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड यूज केस एक्सेप्शंस। ये हमारे पास क्या है? ऑल दीज आर एक्सेप्शंस। मतलब while doing a particular use case, ठीक है, या while doing a particular task हमारे पास क्या एरर आ गया, तो एरर इज एन एक्सेप्शन। while doing a particular task may some other behavior supersede our normal execution, तो ये क्या हो गया? दिस इज काइंड ऑफ एक्सेप्शन। तो ये हमारे पास क्या है? दीज आर एक्सेप्शन। और आपको याद होगा हमने एक्सेप्शन के ऊपर आई गेस 2 लेक्चर्स पहले बात की थी कि एक्सेप्शन हमारे पास क्या होती हैं। Describes a situation that causes the system to exhibit somewhat different behavior। जो उसका नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूज केस में, उससे डिफरेंट बिहेवियर को वो क्या कर रहे होते हैं? एग्जिबिट कर रहे होते हैं। अब ये फेलियर कंडीशन हो सकती है या ऑल्टरनेटिव पाथ हो सकता है जो कि यूजर चूज कर रहा हो। ठीक हो गया? तो अब ये जो ऑल्टरनेटिव्स बनते हैं, कट इन शॉर्ट, दीज ऑल्टरनेटिव्स बिकम द एक्सेप्शन ऑफ पर्टिकुलर यूज केस। अब हमारे पास ये जो हमने रिफाइनमेंट की बात की और हमने कहा कि वी रियली यूज टू आस्क द सजेस्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, बल्कि वी कीप इन माइंड दीज सजेस्टेड क्वेश्चन, और हम हर एक यूज केस के स्टेप को देख रहे होते हैं कि इसमें क्या ऑल्टरनेटिव की कोई गुंजाइश है नहीं। उसके अलावा कुछ और इश्यूज भी होते हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। कुछ और इश्यूज भी होते हैं। वो इश्यूज क्या हैं ये समझते हैं रिफाइनमेंट के हवाले से। नंबर 1, सबसे पहले, आर केसेस in which some validation function occurs during this use case। कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करने जाएं तो वहां पे हमें किसी वैलिडेशन की जरूरत पड़ जाए, वैलिडेशन की जरूरत पड़ जाए। लाइक ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप किसी कैमरा व्यू के ऊपर जाते हैं और आप उसे क्लिक करते हैं और वो आपसे फर्दर सिक्योरिटी मांग लेता है इन ऑर्डर टू वैलिडेट यू कि यू आर ऑथराइज पर्सन। ठीक है, तो ठीक है, यानी आप जब कभी किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी एक्शन को परफॉर्म करें तो कोई और वैलिडेशन फंक्शन इन्वोक हो जाए। ठीक है, एंड अ पोटेंशियल एरर कंडीशन माइट अकर। और वहां पे अब क्या हो गया? कोई एरर कंडीशन आ सकती है उस जो हमारे पास अगर वो वैलिडेटेड नहीं है तो अब ये एक और चीज हमने देखनी है कि हमने उस पर्टिकुलर यूज केस को सामने रखना है। और यूज केस को सामने रखते हुए हमने ये देखना है कि क्या ऐसा तो नहीं है इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर इंटरेक्शन सिनेरियो कि यहाँ पे कोई वैलिडेशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो ना एक तो ये चीज हो गई। नंबर 2, रिफाइनमेंट में जो हम देख रहे थे, आर केसेस इन व्हिच a sport action or actor will fail to respond appropriately। अब समटाइम्स ये मुमकिन है कि हमारे पास कोई एक एक्टिविटी एक्टर इनिशिएट करता है, परफॉर्म करता है, तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी अगर परफॉर्म हो रही है तो उसे किसी और दूसरी एक्टिविटी को की ज़रूरत है। स्पोर्टिंग एक्टिविटी, ये स्पोर्टिंग ये मेन एक्टिविटी है, इसे किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टास्क। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि इस मेन एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए फिर
कोई और यूजर है, उसकी कोई इनपुट रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर इसमें ये प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता, ये एक्टिविटी स्पोर्टिंग एक्टिविटी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करती है, यहाँ पे कोई यूजर है जो इसे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो ये देखने की जरूरत है कि ऐसा सिचुएशन तो नहीं है कि जिस यूज केस की हम बात कर रहे हैं इसे कोई सपोर्टिंग फंक्शन की जरूरत हो, और सपोर्टिंग फंक्शन या कोई जो एक्टर है जहाँ से उसे इनपुट रिक्वायर्ड है वो उसे अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड ना कर रहे, अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड ना करे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, इसका मतलब अगर अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ऑल्टरनेटिव या एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ेगा। A user action awaits response but the function that is to respond times out, मतलब अब अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने में यहाँ पे एक एग्जांपल दिए कि एक एग्जांपल ये है कि स्पोर्टिंग फंक्शन ने टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया, टाइम आउट हो गया, या इसने टाइमली उसे फीडबैक नहीं दिया तो उससे टाइम आउट हो गया, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम रिफाइनमेंट में फर्दर कुछ इश्यूज को देख रहे होते हैं, वो क्या है कि अगर हमारा जो मेन यूज केस है या मेन जो हमारे पास स्टेप है वो परफॉर्म करते हुए उसके लिए कोई सपोर्टिंग फंक्शन रिक्वायर्ड है या किसी एक्टर से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो वो अगर उसे अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करता, फॉर इंस्टेंस उसमें उससे कोई इनपुट रिक्वायर्ड थी तो वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्ड करते हुए, तो ये द नेक्स्ट इज कैन अ पुअर सिस्टम परफॉर्मेंस रिजल्ट इन अनएक्सपेक्टेड और इम्प्रॉपर यूजर एक्शन। अब ये भी मुमकिन है कि हमारे पास जो सिस्टम परफॉर्मेंस है वो कहीं बैरियर तो नहीं बन रही, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, वेब बेस्ड इंटरफेस रिस्पॉन्ड स्लोली resulting in a user may multiple selects on proceeding button प्रोसेसिंग बटन सॉरी, वो कैमरा व्यू के ऊपर एक दफा क्लिक करता है, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, और these selections queue inappropriately and ultimately generate error condition, यानी वो बार बार जो एक्शन सिस्टम को सबमिट कर रहा है इंस्ट्रक्शंस वो क्यू होती जा रही हैं, ठीक है, यानी ये एक इंस्ट्रक्शन आई, दूसरी आई, तीसरी, और ये इनअप्रोप्रिएटली क्यू हो रही है। हो सकता है कि अब वो बार बार ड्यू टू स्लो इंटरनेट वो बार बार बटन प्रेस कर रहा है, सिस्टम उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है, तो इन अप्रोप्रिएटली क्यों हो जाए और अल्टीमेटली इसमें कोई ऐसी एरर कंडीशन आ जाए, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज को भी फर्दर इन्वेस्टिगेट करना जरूरी होता है इन ऑर्डर टू एलेबोरेट द और रिफाइन द यूज केसेस। ओके, अब जब हमें ये बहुत सारी चीजें वी केम टू नो अबाउट ऑल्टरनेटिव्स, तो हम क्या करते हैं, हम स्टेक होल्डर्स के साथ फर्दर कन्वर्सेशन करते हैं। द रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम डेवलप्स यूज केसेस फॉर ईच ऑफ द फंक्शन नोटेड। तो हम ये जो फर्दर फंक्शनलिटीज या ऑल्टरनेटिव्स या एक्सेप्शंस को नोट डाउन करते हैं या हम विजुअलाइज करते हैं, हम इसको स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करते हैं। इन जनरल आई यूज केस ऑफ रिटन फर्स्ट एंड इनफॉर्मल नैरेटिव, और आपको हम पहले भी हम क्या हम इनफॉर्मली एक नैरेटिव फॉर्म में लिख देते हैं, और बाद में इफ फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड, अगर उस यूज केस में फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड है, सेम यूज केस इज रिटन यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट सिमिलर टू द वन प्रपोज्ड। हम अभी बात करेंगे एग्जांपल के साथ, फिर हम क्या करते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड है, फॉर्मेलिटी क्यों रिक्वायर्ड होती है, अगर क्लियरिटी नहीं है उस पर्टिकुलर नैरेटिव बेस्ड यूज केस में, तो फिर हम उसे क्या करते हैं, हम फॉर्मली भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब हमने ये बात की कि हम जब कभी भी यूज सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में जाएंगे तो हम नैरेटिव बेस में लेते हैं, फिर हम नैरेटिव बेस्ड यूज केसेस जो हमने पहले इलिस्ट्रेशन में भी आइडेंटिफाई किए होते हैं उनको रिफाइन करते हैं, और फिर ये जो इस स्क्रीन के ऊपर आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं ये दोबारा ये हैं कि हम ये तमाम जो यूज केसेस डेवलप करते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आफ्टर इंटरेक्टिंग विद यूजर, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद और फिर या तो हम उन्हें इनफॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं या फिर फॉर्मल वे में अगर जरूरत हो तो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मल वे में जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो इसकी एक फॉर्मेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर फुली ड्रेस्ड यूज केसेस में डिस्कस करते हैं। फुली ड्रेस्ड यूज केसेस, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। एक आपको यहाँ पे भी जो टू सम हो वेरी मच क्लोजर टू द फुली ड्रेस्ड यूज केसेस, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, लेकिन एनीवे हम फुली ड्रेस्ड यूज केसेस के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम उसे टेबलेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मल नोटेशन की बात की है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, बट इट्स वेरी मच क्लोजर टू फुली ड्रेस्ड यूज केसेस। हम फॉर्मली जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं हम क्या करते हैं,
गोल स्पेसिफाई करते हैं यूज केस का। प्री कंडीशन हमने फुली ड्रेस्ड में भी क्या किया था, प्री कंडीशन स्पेसिफाई की थी। यहाँ पे ट्रिगर स्पेसिफाई करते हैं, यानी कौन सा पर्टिकुलर इवेंट होगा जो इस यूज को उसको क्या करेगा, यूज केस को ट्रिगर करेगा। फिर हम यहाँ पे क्या करते होते हैं, जो डिफरेंट लिस्ट ऑफ एक्शन या सिनेरियोज होते हैं वो तमाम स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पे फिर एक्सेप्शंस को स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, वहां पे भी हमने फुली ड्रेस्ड यूज केसेस में भी एक्सेप्शन की, प्री कंडीशन की बात की थी, पोस्ट कंडीशन की बात की थी, यानी व्हाट विल हैपन। ठीक है, और फिर हमने एक्सेप्शंस पे बात की थी। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ एलिमेंट हैं, अगेन गोल, प्री कंडीशन, ट्रिगर, सिनेरियो, एक्सेप्शन, और इसी की एक जो डिटेल एग्जांपल है, यू कैन सी, ये हमारे पास डिटेल एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर यूज केस के गोल के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसका गोल क्या है, कंडीशन क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, सिनेरियोज क्या होते हैं, और पॉसिबल एक्सेप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, और ये वही यूज केस है जो हमारा अंडर स्टडी है इस एग्जांपल में। ठीक हो गया। तो बेटा इन चीज़ों को आप, ये जो एक फॉर्मल नोटेशन है, इसको भी इन दो स्लाइड्स को भी देख लीजिएगा। ये अगेन, इफ यू आर वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फुली ड्रेस्ड यूज केसेस, यू कैन इजीली ग्रास्प दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास ये एक फॉर्मल नोटेशन क्या है। अब हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ दोबारा आते हैं, क्योंकि हमने नैरेटिव की बात कर ली। ओके जी, नैरेटिव बेस्ड यूज केसेस अब पता चल गए। आउटलाइन बेस्ड जो थे, जिसमें हम ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप लिखते थे, वो भी पता चल गया। फिर हमने जो फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है उसको देख लिया। ठीक है, जिसमें हमने फुली ड्रेस्ड ऑलरेडी देखे हुए। डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक क्या हमने नहीं देखे हुए? डायग्रामेटिक के ऊपर हम बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। डायग्रामेटिक फॉर्म जो है, हमें इसके लिए यूएमएल प्रॉपर नोटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक एक्टर सिंबल होता है जो ह्यूमन जो एक्सटर्नल एंटिटी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइक यू कैन सी ये हमारे पास एक्टर है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एक्टर, ये भी एक्टर है, लेकिन एक्टर अदर देन ह्यूमन कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ सिंपल रेक्टेंगल, और हम उसका नाम वहां पे लिख देते हैं। अब ये कुछ, अगर ये दोनों एक्टर्स हैं तो एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है, तो यूजुअली लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टम जो होते हैं वो प्राइमरी एक्टर होते हैं, और राइट साइड पे जो सेकेंडरी होते हैं। अच्छा, ओके, और फिर क्या हुआ, एक रेक्टेंगल नजर आ रही है आपको, दिस रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम, यहाँ पे उसका नाम आ जाता है रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, तो यूएमएल हमें प्रोवाइड करती है कि रेक्टेंगल इज टू रिप्रेजेंट द सिस्टम, जो उसकी बाउंड्रीज बता रही है। उसके बाद ओवल शेप्स क्या है? ऑल दीज ओवल शेप्स आर इन फैक्ट यूज केसेस। ये डिफरेंट यूज केसेस है, एक्सेस, कैमरा, सर्विलेंस वाया इंटरनेट, जो अभी हम एक यूज केस के ऊपर बात कर रहे थे। और ये अनडायरेक्टेड लाइन इनफैक्ट आपकी रिप्रेजेंट कर रही होती हैं यूजर की एक पर्टिकुलर यूज के साथ इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज ऑल अबाउट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात की, हम कैसे एक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, फिर इसमें हमारे पास जो यूज केसेस में एक्सटेंड इंक्लूड नोटेशन होते हैं वो कैसे आते होते हैं। अब हमारे पास क्या, अगर स्टेरियो बेस्ड मॉडल हम बना लेते हैं तो इज दैट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम? एक सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमारे पास इसमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? तो हमारे पास यूं होता है कि समटाइम्स एक यूज केस नैरेटिव में, डायग्राम में या फॉर्मली डिफाइन करने के बाद भी बहुत सारी चीजें समटाइम्स क्लियर नहीं होती। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में हमें जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है यूज टू प्रोवाइड अस अनदर वे, जो कि हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट करता है, फर्दर वैल्यूएशन करता है इस यूज केस रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, और वो हमारे पास और ऐसी क्या रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम यूज केसेस में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं? वो है एक्टिविटी डायग्राम। द यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम supplement use cases by providing a graphical representation of flow of interaction with a specific scenario। ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम है जो फ्लो ऑफ इंटरेक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर मैं आपको इसके आसान एग्जांपल दूं तो काइंड ऑफ फ्लो चार्ट आप कह लें, तो इसकी रिजेम्बलेंस फ्लो चार्ट से होती है, इसके प्रेजेंटेशंस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अब वो वही फ्लो ऑफ एक्शंस को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो एक्टिविटी डायग्राम इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय यूएमएल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर एक यूजेज सिनेरियो क्लियर नहीं हो रहा तो फिर हम उसे फर्दर क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी डायग्राम डेवलप करते हैं।
एक्टिविटी डायग्राम में यूएमएल हमें जो नोटेशन प्रोवाइड करती है, एक ग्राउंडेड रेक्टेंगल होता है जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फंक्शन को एरो होता है टू रिप्रेजेंट द फ्लो थ्रू द सिस्टम, यानी डायरेक्शनल एरो पता चलेगा कहाँ पे फ्लो किस तरफ जा रहा है। डिसीजन ज़ाहिर है हमारे पास आपको है, ब्रांचिंग के लिए डायमंड सिंबल यूज होता है। और सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इंडिकेट कर देती है डिफरेंट पैरेलल एक्टिविटीज को पैरेलल हो रही होती है। ऐसे देखते हैं हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है, कैसे बनती है। अब आपकी ये जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन है फॉर पर्टिकुलर यूज केस, एसीएस डीसीवी, इसको फर्दर सप्लीमेंट हम कर सकते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी डायग्राम। इसमें फर्दर क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। यहाँ से यहाँ, और हम इसकी एक डायग्रामेटिक डेफिनेशन ले लेते हैं। दिस इज एन एक्टिविटी डायग्राम। ये एक्टिविटी डायग्राम है। सबसे पहले क्या हो रहा है, इस सिंबल से आप बहुत ही वाकिफ होंगे, ये स्टार्ट का सिंबल है। यहाँ पे आ रहा है एंटर पासवर्ड, ठीक है, एंड यूजर आईडी, ये हमने दे दिया। अब आईडी वैलिड है इनवैलिड है, पहले हम देख लेते हैं। जब आईडी वैलिड हो तो ये डायमंड सिंबल है, ये कंडीशनल सिंबल है। डायमंड सिंबल वैलिड है तो इधर, इनवैलिड है तो इधर। वैलिड वाला पाथ देखते हैं। वैलिड में क्या आता है, वैलिड आने के बाद वो जनाब उसे मेजर फंक्शंस को डिस्प्ले कर देता है, जिसमें से वो क्या करता है, सर्विलेंस को सिलेक्ट कर लेता है। अब सर्विलेंस सेलेक्ट करने के बाद हमने कहा था कि वो स्पेसिफिक कैमरा ले सकता है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली थंबनेल व्यू भी हमने कहा था, जो हमने ऑल्टरनेटिव की बात की। तो ये ऑल्टरनेटिव की भी यहाँ डिटेल आ गई, ठीक है। तो इसमें अब थे थंबनेल्स में वो क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है स्पेसिफिक कैमरा थंबनेल, या फिर ये जो हमारे पास स्पेसिफिक कैमरा है उसको, उसके आइकन को सिलेक्ट कर सकता है। अब इन ईदर केस ये पैरेलल जो हमारे पास चल रहा है, या वो इस पाथ पे आएगा या इस पे आएगा, ये करेगा ये करेगा। इन ईदर केस वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। व्यू कैमरा आउटपुट लेबल विंडो से वो नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर वो डिफरेंट कोई कैमरा से देखना चाहता है आउटपुट, तो वो क्या कर सकता है, प्रॉम्प्ट फॉर अनदर व्यू बटन को क्लिक करेगा, दूसरा व्यू उसे नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर वो एग्जिट करना चाहता है यहाँ पे किसी स्टेज पे भी, तो वो एग्जिट कर सकता है इस पाथ के ऊपर। या फिर क्या कोई दूसरे कैमरे से व्यू लेना है तो वो फिर कहाँ पे चला जाएगा, दोबारा इधर चला जाएगा, जिसमें दोबारा उसे कहेगा थंबनेल देखना है या पर्टिकुलर कैमरा। और ये जो हमने पाथ छोड़ दिया था कि अगर पासवर्ड इनकरेक्ट है, ये वाला जो पोर्शन था, तो इस केस में क्या होगा, वो उसे दोबारा रीडायरेक्ट करेगा और प्रॉम्प्ट फॉर वो री एंट्री करेगा। और अगर उसकी जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं रहती हैं, लाइक 3 दफ़ा एक यूजर अटेम्प्ट कर सकता है, तो उसे दोबारा ऊपर लेके जाएगा। इनपुट ट्राइज रिमेन्स अगर रहती हैं तो, अगर वो कंप्लीट हो गई हैं तो फिर क्या करेगा, उसे फॉर सम टाइम ब्लॉक कर दिया जाएगा, सिस्टम से एग्जिट कर दिया जाएगा कि वो फर्दर उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली ये एक्टिविटी डायग्राम क्या कर रही होती है, हमारे यूज केसेस में फर्दर क्लैरिटी ला रही होती है और एज अ सप्लीमेंट यूज हो रही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज अगर हम लेक्चर को सम अप करें तो हमने एनालिसिस मॉडलिंग या रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के ऊपर डिटेल में बात करना शुरू कर दी है आज के लेक्चर से। हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स पे बात की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे बात की, और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पे बात की। फिर हमने कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच चूँकि हम इस कोर्स में उसी को फॉलो कर रहे हैं, हमारा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, लेकिन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिस तरह फ्लो ओरिएंटेड मॉडल है, डेटा मॉडल है, वो हम यूज़ करेंगे। और इवन डेटा मॉडल हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमने एलिमेंट्स को दोबारा देखा, जिसमें हमने कहा कि जब कभी भी हम एनालिसिस मॉडलिंग करेंगे तो वी हैव टू डेवलप सिनेरियो बेस्ड मॉडल, वी हैव टू डेवलप क्लास बेस्ड मॉडल, फ्लो ओरिएंटेड मॉडल, बिहेवियरल मॉडल, डेटा मॉडल, वो हमें बनाना पड़ेगा। तो इसमें आज हमने जो डिस्कशन डिटेल में वो कंटिन्यू की, वो हमने सिनेरियो बेस्ड मॉडल को कवर किया कि इन फैक्ट सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। हमारे पास वो इनपुट जो हमें इलिस्ट्रेशन के बाद मिलती है, जिसमें हम ऑलरेडी फंक्शनैलिटीज डिटरमिन कर चुके हैं, वी हैव लिस्ट ऑफ फंक्शन, वी हैव लिस्ट ऑफ सर्विसेज, वी हैव लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वही हमें तमाम चीज़ें, या हमने वहाँ पे जो बेसिक लेवल के यूज केसेस बनाए होते हैं, वो तमाम चीज़ें एज एन इनपुट हम लेते हैं एनालिसिस मॉडलिंग में या एलेबोरेशन फेज में, ठीक है। एक ही बात है, एलेबोरेशन में हम एनालिसिस मॉडलिंग कर रहे होते हैं या रिक्वायरमेंट मॉडलिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उन तमाम चीज़ों को एज इनपुट लेते हैं, यानी ये तमाम जो यहाँ की चीज़ें हैं वो यहाँ एज एन इनपुट आएंगी, और इनकी बेस पे हम अगले स्टेप्स कर रहे होते हैं, जिसमें हमने देखा कि हमने नैरेटिव बेस्ड यूज केसेस क्या होते हैं,
इस स्टेज के ऊपर हम उन्हें भी डिस्कस किया कि हम पहले इनफॉर्मल वे में नैरेटिव में यूज कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये काफी डिटेल हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर हम उसी को ही जो आउटलाइन की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं यूज केसेस को। ठीक है, यूज केस कैसे रिफाइन किए जाते हैं, उसमें ऑल्टरनेटिव्स हम देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं, कैसे वो सेट ऑफ क्वेश्चंस या सेट ऑफ इश्यूज देखे जाते हैं ऑन ईच एंड एवरी स्टेप इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेरियस ऑल्टरनेटिव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। उसके बाद हमने फॉर्मल वे में यूज केस कैसे लिखते होते हैं इस पे भी बात की, ऑल्दो कि हमने फॉर्मल नोटेशन फुली ड्रेस यूज केस की फॉर्म में पहले भी देखा था, यहाँ पे भी हमने एक स्टाइल को देखा। डायग्रामेटिक के ऊपर हमने बहुत डिटेल में इसलिए बात की कि वी हैव ऑलरेडी डन डायग्रामेटिक, हमने लास्ट टू दो लेक्चर्स प्रीवियस हमने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन एनीवे इसकी एक बिग पिक्चर हमने दोबारा देखी और फिर एक्टिविटी डायग्राम के ऊपर हमने आज लेक्चर को सम अप किया कि एक्टिविटी डायग्राम इज यूज्ड टू सप्लीमेंट अ पर्टिकुलर यूज केस, जो उसमें क्लैरिटी नहीं होती वो उसमें हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करती है।